गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, उस दिन हमने क्या पढ़ा था, बोर मॉडल की सीमाओं को हम लोग पढ़ने वाले थे। हमने उस दिन पढ़ा था कि जब कोई मॉलिक्यूल जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। जब वो वापस आया था तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, डेल्टा ई बराबर ई एफ माइनस ई इनिशियल। ठीक है, यहाँ से हमने इसका सूत्र निकाला था। इसके बहुत सारे सूत्र बने थे, जो अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग सूत्र लगते हैं। जैसे अगर आप जूल में करेंगे तो ये वाला सूत्र लगेगा, 2.9 1 8 × 10 की घात -18 1/18 माइनस एक बट्टा एन एफ स्क्वायर। इस तरह से हमने अलग अलग सूत्र इसके पढ़े थे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 5 से 3 में आया तो क्या लगेगा, तो इसमें जूल में निकालना है तो जूल में निकाल देंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको व्यक्तिगत निकालना है किसी एक का इंडिविजुअल, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ई एन बराबर -RH1/r²। फिर हमने ई एन सब सेल के लिए निकाला था, तो इसका आएगा 2.18 × 10⁻⁸ Z²/n²। ये इसके सूत्र होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की सीमाएं। अब देखो, बोर ने क्या कहा था, बोर ने अपने मॉडल में यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और वो ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया था कि जो एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है वो क्या होती है, उसका अगर सूत्र निकालें एम वी आर, ये क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। जब उन्होंने ये कहा तो ये बात जो है आगे चल के गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई बच्चों, क्योंकि आगे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था हाइजनबर्ग। तो हाइजनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, अभी पढ़ेंगे उसे। हाइजनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत के अनुसार हम एक साथ कभी भी इलेक्ट्रॉन जैसी किसी भी चीज़ का द्रव्यमान और वो एक साथ नहीं नाप सकते कभी भी। ये बात उन्होंने कही थी अपने उसमें सिद्धांत में। तो वो सिद्धांत बिल्कुल नो डाउट आज की तारीख में वैलिड है। तो या तो वो सही होते या ये सही होते, इसलिए माना गया कि ये सही नहीं है। इसके अलावा क्या हुआ था, बोर मॉडल क्या नहीं समझा पाया था, वो एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे हैं, He+, Li2+, Be+3, इनके लिए तो वैलिड है। लेकिन ज़्यादा एक से ज़्यादा में वो वैलिड नहीं होता है। तो ये दोनों कारण थे। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो, अभी भी हमने देखा था जो रेडिएशन, संसार की रचना दो प्रकार की चीज़ों से हुई है। एक है पदार्थ और दूसरा क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि लाइट कहते हैं, जिसे प्रकाश कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो है जो रेडिएशन है, उसके दो नेचर हमने डिस्कवर कर लिए थे। बाद में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर करते कौन कौन से थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि उसके तरंग नेचर से नहीं समझाए जा सकते थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तरंग से नहीं समझा जा सकती थी, जो इनसे नहीं समझा जा सकते, कणीय नेचर से। कणीय नेचर से क्या क्या समझा जा सकता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वाला तो समझा जा सकता था, ब्लैक बॉडी, कृष्ण विवर सिद्धांत। ठीक है, ब्लैक बॉडी कहते हैं कृष्ण वस्तु सिद्धांत। लेकिन वो नहीं समझा सकते थे जो हमने पहले से पढ़े क्लासों में, याद करो। डिफ्रैक्शन पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, विक्षेपण हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक है, ये सब नहीं सब एक्सप्लेन करें। तो वैज्ञानिकों ने माना कि भाई जो रेडिएशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। क्या क्या चीज़ें भाई, रेडिएशन जिनसे मिलकर बनी हुई है, रेडिएशन मिलकर बनी हुई है। जो दो चीज़ें जिनसे रेडिएशन मिलकर बनी है, मतलब रेडिएशन दो तरह की तरह व्यवहार दिखाती है, एक तरंग की तरह और कण की तरह। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पदार्थ को भी ऐसे ही माने। तो पदार्थ को भी इन्होंने कहा जब भाई दो ही चीज़ें संसार से मिली बनी है, एक पदार्थ बना है, एक लाइट बनी है, जब लाइट के दोनों जो होते हैं पदार्थ की भी दोनों होते हैं। तो डी ब्रॉगली ने इस बात को सिद्धांत अप्रूव कर दिया। ठीक है, और डी ब्रॉगली ने बताया कि लैम्डा बराबर क्या होता है, H/mb होता है। बस यहाँ से उन्होंने जब ये सिद्धांत साबित कर दिया तो इससे इस बात को सबूत हो गया कि आज की तारीख में हम जानते हैं कि इसके भी दो नेचर होते हैं। अब तरंग नेचर होता है पार्टिकल का, और दूसरा नेचर इसका कौन सा होता है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो पदार्थ का कणीय नेचर होता है। एक तो उसका कणीय कहते हैं स्वभाव होता है, और दूसरा का स्वभाव कौन सा होता है, तरंग वाला स्वभाव होता है, क्योंकि तरंग तरंग का ही होगा। बस यहाँ से हमने निकाल दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है एक बार कि जो तरंग का अगर नेचर होता है तो हम लोग सब इंसान जो है वो तरंगों की तरह हिलते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो इसके पीछे कारण इन्होंने बहुत बड़े उदाहरण दिया है। इन्होंने देखा, देखो, एक 0.8 kg की बॉल है। ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य निकाल रखा है। देखो 100 ग्राम की बॉल है खाली, इतनी मतलब इतनी हल्की है, फिर भी 100 ग्राम की बॉल में जो तरंग दैर्घ्य आ रहा है वो देखो 6.626 × 10⁻⁴ आ रहा है। यानी इतना छोटा सा तरंग दैर्घ्य, तो हमको महसूस तक नहीं होगा वो। अब जबकि इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, अगले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका देखो नैनोमीटर में आ रहा है, और कम करेंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा। मिलीमीटर तो हम लोग अक्सर नापते हैं। यानी ये क्या है, इसका मतलब ये जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन पे तो वैलिड होगा, हम लोग पे वैलिड होगा, लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे उससे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए दूसरा, हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत में कहा था कि एक साथ हम कभी भी जो पदार्थ है उसकी दो चीज़ें एक साथ नहीं नाप सकते किसी कणी के। या तो हम उसका
मोमेंटम नाप सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग संवेग कहते हैं, नाप सकते हैं, या हम उसका जो है जगह नाप सकते हैं पोजीशन की जगह पे। जैसे इन्होंने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है, इन्होंने कहा कि ये या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा एच अपॉन 4 पाई के। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगा कि इसमें जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, जो जगह है उसमें अनिश्चितता है, और डेल्टा वी क्या है, अब इसको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू वी लिख सकते हैं, एम तो चेंज होगा नहीं तो डेल्टा वी आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4 पाई एम आ जाएगा। अगर मान लिया डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ये जो वैलिड ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स जितना ज़्यादा होता चला जाएगा ये उतना कम होता चला जाएगा, वो ज़्यादा होगा तो वो कम होगा, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अब या तो ये सिद्धांत सही होता, अब इसको तुम अगर करके देखोगे तो इससे एक आंसर निकल के आएगा आपका, मान लिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यानी अनिश्चितता जीरो है, तो ये भी हो जाएगा, तो हुआ ही नहीं। यानी हम कभी निश्चित ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर डेल्टा एक्स हम जीरो पुट कर दें तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी ये कभी संभव ही नहीं होगा। यानी या जीरो नहीं होगी तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुणा होगी तो इनफाइनाइट या अजीब सा आंसर आएगा। यानी कभी हम पता ही नहीं कर सकते कि एक साथ इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है और वो कितने वेग से चल रहा है। इस सिद्धांत के मतलब से ये हो गया, जो उन्होंने बताया था, बोहर ने बताया था कि जो एम होता है वो NH/2 पाई के होता है, वो तो उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कहा था। फिर इन्होंने देखो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रखा है इनका। इन्होंने कहा कि देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिलीग्राम है, मिलीग्राम जानते हैं ना, बहुत छोटा होता है, उसका हम अगर अनिश्चितता सिद्धांत लागू करेंगे कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत अगर लागू किया जाए तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा इतना कम आ जाता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को सही स्थिति पाने के लिए उसका डेल्टा वी अधिक हो जाएगा। अब देखो ऑर्डरिंग समझ में आएगा। एक गोल्फ है, उसका द्रव्यमान 40 kg है, उसमें 45 मीटर पर सेकंड जो है उसकी गति है, उसमें अनिश्चितता 2% हो सकती है। यानी अनिश्चितता कितनी है, 45 का 2% कर देंगे 0.9, यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल देंगे हम। तो इसके विफलता का जो मेन कारण था वो यही था, उन्होंने निश्चित कर दिया था। निश्चित कभी हो नहीं सकती चीज़ें, क्योंकि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सही हो या तो उनका सिद्धांत सही हो, या तो हाइजेनबर्ग ही सही होगा या वो सही होगा। जब हाइजेनबर्ग ने एक बार सिद्धांत उसको बार बार मान्यता मिल गई तो इसका मतलब जो बोहर ने बताया था कि बिल्कुल सही हो सकता है वो गलत था। देखो जैसे इन्होंने बता रखा है, ऐसे तुम एग्जाम्पल इसको कर लेना। तो बोहर की विफलता का यही कारण था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, ये हम देखेंगे, ठीक है। आज इसको देखेंगे नहीं, इसको कल देखेंगे, अगर कल जूम क्लास हुई जो भी होगी उसमें हम लोग इसको देखेंगे, नहीं तो आगे हम लोग इसको देखेंगे ज़रूर। धन्यवाद बच्चों।